नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए फर्स्ट वीक में जो भी जुलाई के करंट अफेयर बने हैं उसकी पहली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की बात की और भी एक दो टॉपिक मैंने वहां पर लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जिसमें पहले वीक जो जुलाई के फर्स्ट वीक में करंट अफेयर बना है इन टॉपिकों से, जैसे स्टेट हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, जो भी साइंस और टेक के क्वेश्चन हो गए, रैंक, रिपोर्ट, अवार्ड और ऑनर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया रैंक रिपोर्ट से रिलेटेड, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है उसके बारे में बात कर लेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है तो उसके स्टैटिक जीके को जान लेंगे। साथ साथ किसी स्टेट की बात हुई है तो स्टेट की जो भी स्टैटिक जीके है उसको जानते हुए चलेंगे और करंट अफेयर तो कवर करेंगे ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में इन टॉपिकों से आते हैं तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो इस पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने नारी को नमन स्कीम को लॉन्च किया। मेनली इसमें महिलाओं को इंक्लूड किया गया है। जो महिलाएं बस में ट्रैवल करती हैं उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें 50% का कंसेशन दिया जाएगा जो भी किराया होगा उसमें। हिमाचल प्रदेश की जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसमें जो भी किराया चल रहा होगा उसमें इनको कंसेशन मिलेगा। और साथ साथ पैसे कम भी किए गए हैं। पैसे कम का मतलब पहले मिनिमम प्राइस था इनका 7 रुपीज़। जैसे अगर आपको सबसे कम किराए वाली टिकट लेनी है तो 7 रुपये में आप जा सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब 5 रुपये इन्होंने कर दिया है। और महिलाओं को उसमें 50% का कंसेशन भी दिया गया नारी को नमन स्कीम के अंतर्गत। आपको बता दूं, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो बसें हैं वो अगर स्टेट से बाहर जाती हैं तो उनमें कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन अगर स्टेट के अंदर ट्रैवलिंग होती है किसी भी बस की तो उसमें कंसेशन मिलेगा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के इस समय पर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं, जिनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, नारी को नमन स्कीम। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो शिमला जो कि समर की कैपिटल है और एक धर्मशाला जो कि विंटर की कैपिटल है। मैंने आपको बता ही दिया, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। याद रखना है, ये क्वेश्चन जब तक कोई और अपडेट नहीं आएगी तब तक यही आंसर रहेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अभी तक यंगेस्ट स्पीकर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर यंगेस्ट स्पीकर कंट्री के बन गए हैं। आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं। रिसेंटली में वहीं पर बवाल चल रहा था और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने स्पीकर के रूप में अपना पदभार संभाला। उसी को संभालते हुए ये यंगेस्ट स्पीकर हमारी कंट्री के बन चुके हैं। कौन है? राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं। याद रखना है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मतलब जैसे ही बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट दिया किसको? शिवसेना की जो कह सकते हैं अलायंस है, या जिसको भी मान लीजिए, अभी शिवसेना के ऊपर कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी बनी है, कौन सी पार्टी टूटी है, लेकिन शिवसेना के जो इस समय पर एमएलए हैं उनको जो जैसे बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट किया, उन्होंने उनका चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन अपना स्पीकर बनवा लिया जो कि यंगेस्ट है। अपने में एक रिकॉर्ड बन चुका है। इनका नाम याद रखना है, राहुल नार्वेकर। ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नए बन चुके हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे जी थे जो शिवसेना को लीड कर रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी हैं जो भी शिवसेना को लीड कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन किसके पास शिवसेना है,
देखेंगे आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर सपोर्ट दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, ये चीफ मिनिस्टर हैं, और राहुल साहब जी बन गए स्पीकर, जो कि यंगेस्ट स्पीकर है हमारी कंट्री के। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, आगे बात करें, और नागपुर भी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया। इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, नाम से भी पता चल रहा होगा। काशी में जो कॉरिडोर बना है, जो बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया जा रहा है उस जगह का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश से विदेश से वहाँ पर पहुँचे, टूरिज्म अपग्रेड हो और बेहतर हो, जितना बेहतर हो सके उतना कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया। अगर आप 18 साल से ऊपर के पर्सन हैं तो आपको कर्नाटका की गवर्नमेंट काशी यात्रा स्कीम के अंतर्गत 5,000 रुपये आपको प्रोवाइड कराएगी। टोटल 30,000 जो मतलब श्रद्धालु हैं उनको ये स्कीम का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं तो बाद में ज़्यादा भी मिल सकता है। बात की जाए कर्नाटका गवर्नमेंट, तो कर्नाटका जो कि हमारा साउथ पार्ट का एक स्टेट है, कर्नाटका की और भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली स्कीम वुमेन @ वर्क प्रोग्राम है, जो कि महिलाओं को यहाँ पर सपोर्ट करेगी काम से रिलेटेड। विनाया समस्या स्कीम, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर, जन सेवक स्कीम और जन स्पंदना प्लेटफॉर्म, ये 5 तरीके की बेनिफिट्स हैं जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको देती है। ठीक है, चलिए, और काशी यात्रा में एक नई स्कीम आ चुकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है, राहुल जी की जब बात हुई थी तब। तो एकनाथ शिंदे जी जो कि नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने शपथ ली है महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी ने शिवसेना, जो कि कहते हैं शिवसेना का ही एक पार्ट है, उसको यहाँ पर सपोर्ट दे दिया। और एकनाथ शिंदे जी जो कि शिवसेना की जो टुकड़ी है उसके लीडर हैं, तो उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। वैसे अटकलें लग रही थी कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट को, अपने आप को पीछे करके एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। ये भी उनका हो सकता है कुछ मास्टर स्ट्रोक हो। तो याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे जी जो कि अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से ये क्वेश्चन आया है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली होस्ट करने वाला है इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। ऐसा करने वाली पहला कोई कार्यक्रम है जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जा रहा है। और कैसा? शॉपिंग फेस्टिवल को बैक किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल होगा, जो कि 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा दिल्ली में। याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई है। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो, और जो अलग अलग मीडियम्स हैं पैसे कमाने के, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लोगों का नया बिजनेस है उनको डेवलप करने के, वो माध्यम ढूंढने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल को अगले साल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जनवरी से फरवरी तक दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार को लीड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मतलब चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपने चीफ मिनिस्टर हैं। एक तो दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। याद रखना है, जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन अभी उसके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। जैसे ही आ जाती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन अभी करंट में सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास अपने चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी जो करंट अफेयर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बने हैं उनकी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी हैदराबाद ने तिहान को लॉन्च किया है। क्या है ये भारत का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी जिसका नाम तिहान है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारत सरकार इसको बैक्ड कर रही थी, मतलब भारत सरकार के सपोर्ट से ये काम
हुआ है। बात की जाए इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसको डेवलप किया गया। 130 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नासा से। नासा ने कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया मून के लिए। वैसे है क्या कैपस्टोन? देखिए, आपको मालूम होगा नासा के जो लोग हैं वो सबसे पहले चांद पर पहुंचे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुने होंगे नाम, वो पर्सन सबसे पहले चांद पर उतरे, ठीक है। लेकिन नासा दोबारा से अपना चाहता है कि हमारे कुछ पर्सन वहाँ चांद पर पहुँचे, मून पर पहुँचे, जिसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन्होंने कैपस्टोन मिशन के अंतर्गत एक स्पेस क्राफ्ट को भेजेगा। इसको भेजने के साथ ये इसका काम क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होगा कि अगर कोई नासा अपने तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करता है, लोगों को भेजता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और साथ साथ ये गेटवे भी बनाएगा। एक गेटवे का मतलब एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएगा जहां पर अगर यहां से लोग जा रहे हैं, नासा भेजता है, तो वहां पर वो जाते समय और आते समय रुक सके। तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है नासा के द्वारा। नासा ने कैपस्टोन मिशन, जिसमें मून को ऑब्जर्व किया जाएगा कि मतलब सब कुछ सही है, लोगों को भेजा जा सकता है, और साथ साथ गेटवे स्पेस स्टेशन डेवलप किया जाएगा जिस पर बैठकर आराम से मतलब आते समय और जाते समय, जब यहाँ से गए तब और जब वहाँ से आ रहे हैं तब, वहाँ पर आप रुक सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा सिस्टम वहाँ चल रहा है। तो मेनली ऑब्जर्वेशन का यहाँ काम किया जा रहा है नासा के द्वारा। कैपस्टोन मिशन नासा का है, मून पर ऑब्जर्व करने के लिए, मून को ऑब्जर्व करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। याद रखना है, यहाँ पर बात हुई है नासा की। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1958 को। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, 1958 को ही भारत की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का 1958 में भारत में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो रैंक और रिपोर्ट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 7.80% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भारत में हो चुका है। मतलब रेगुलर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश हो रही हैं। एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ भी लिया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। बात की जाए इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 7.80% हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया है, और सबसे ज़्यादा ये हरियाणा और राजस्थान में इंक्रीज़ किया है। याद रखना है, डेटा है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अब यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा हाईएस्ट पोजीशन पर है अनएम्प्लॉयमेंट में। और बात की जाए CMIE, मतलब जिसने इसको लॉन्च किया है, उसको इस समय पर MD है महेश व्यास, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री संभाल रहे हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी को रिसेंटली में, वैसे ये G20 के शेरपा हैं। शेरपा का मतलब देख रेख करेंगे कि G20 का पूरा जो कार्यक्रम है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें इनके देख रेख में हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसा हुआ है कि इनको शेरपा से हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके पास, क्योंकि ये राज्यसभा के लीडर भी हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ संभाल रहे हैं। अब इनकी जगह पर अमिताभ कांत जी, जो कि फॉर्मर CEO हैं किसके, नीति आयोग के, वहाँ उनको हटाकर मतलब इनको हटाकर उनको वहाँ पर G20 का शेरपा बना दिया गया। आपको मालूम होगा G20 की जो मीटिंग है नेक्स्ट ईयर भारत में ही ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है, अभी अनाउंसमेंट हुई थी रिसेंटली में। और साथ साथ दिल्ली में जो पहले डिसाइडेड था कि दिल्ली में कराएंगे, लेकिन दिल्ली में अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली वाली को कहा जा रहा है आप काम चालू रखिए, और जम्मू कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि आप भी काम स्टार्ट कीजिए, आपके यहाँ पर मीटिंग हम करा सकते हैं।
तो अब G20 के नए शेरपा कौन हो गए? अमिताभ कांत जी। याद रखना है पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में इस समय पर हाईएस्ट पोजीशन पर है और साथ साथ भारत में 7.80% है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है लास्ट 11 ईयर से फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब रिपोर्ट में ये बताया गया S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स के द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई जिसमें बताया गया कि सर्विस सेक्टर जो भारत का सर्विस सेक्टर लास्ट 11 ईयर में ग्रो नहीं कर रहा था, अब ये ग्रो कर रहा है, जो कि ये भारत के लिए बेहतर है, भारत की ग्रोथ के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर ग्रोथ होगी, सबकी ग्रोथ होगी, तभी डेवलपमेंट दुनिया में भारत का दिखेगा। ठीक है, तो ये S&P के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि 11 साल के बाद जून महीने में भारत की सर्विस सेक्टर की ग्रोथ दिखी है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 है, इसको लागू करने में टॉप पोजीशन पर ये रहा है। याद रखना है, उड़ीसा सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो राशन देती है दुकानों को और भी जो चीज़ें होती हैं, उनमें ये टॉप पोजीशन पर रहा। दूसरी पोजीशन पर उत्तर प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मिंग है उड़ीसा सरकार। यहाँ पर बात की जाए नॉर्थन स्टेट की, हिमालयन स्टेट और आइलैंड स्टेट्स की, तो उसमें त्रिपुरा टॉप पोजीशन पर रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें उड़ीसा टॉप पर रहा। अगर बात की जाए जो स्मॉल स्टेट्स हैं, हिल्स स्टेट्स हैं और ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, उनमें मिलाकर त्रिपुरा टॉप पोजीशन पर रहा। ठीक है, और किसमें? राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। जो राशन का एक एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें उड़ीसा टॉप पर, त्रिपुरा टॉप पर किसमें है? अलग वाली कैटेगरी, मतलब आइलैंड, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप पोजीशन पर है त्रिपुरा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी हुई जिसमें गुजरात और कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आए हैं। स्टार्टअप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस जहां डेवलप हो रहे हैं, वहां का जो एनवायरनमेंट बन रहा है, तो सबसे बेहतर पोजीशन पर गुजरात और कर्नाटका है। याद रखना है गुजरात और कर्नाटका यहाँ टॉप पोजीशन पर है। स्टार्टअप डे, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा स्टार्टअप डे भी तो कभी मनाया जाता है, बिल्कुल 16 जनवरी को स्टार्टअप डे हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप पोजीशन पर कौन है, तो मेघालय है। अगर आपसे नॉर्मल बात की जाए कि सारे जो लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर कौन है, तो गुजरात और कर्नाटका टॉप पोजीशन पर है। किसमें? स्टार्टअप रैंकिंग जो जारी हुई उसमें। और मेघालय किसमें? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2022 जारी हुई जिसमें मुंबई को टॉप जगह बताई गई स्टूडेंट्स के लिए। वैसे पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की एक रिपोर्ट जो जारी हुई थी, लास्ट टाइम की जो रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें बेंगलुरु को बताया गया था कि टॉप पोजीशन पर, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया सिटी है। लेकिन इस रिपोर्ट QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई को बताया गया है कि टॉप पोजीशन पर है स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए। मतलब स्टूडेंट अगर कहीं रहना चाहे तो मुंबई सबसे बेस्ट जगह है। अगर यहाँ बात करें ओवरऑल का मतलब मुंबई भारत में तो टॉप पोजीशन पर है, लेकिन इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 103। उसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई और बाकी सिटीज़ का नंबर आता है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है, तो यूके का लंदन, दूसरी पोजीशन पर म्यूनिक जर्मनी, उसके बाद सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल टॉप थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी भी आपको याद रखनी है। भारत में 103 पोजीशन पर मुंबई है, जो कि टॉप पोजीशन पर भी भारत के लिए मुंबई है। पहले बेंगलुरु का यहाँ नंबर आता था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉस्टली सिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट कॉस्टली सिटी इन इंडिया फॉर फॉरेनर, जो बाहर से आए हुए
जो सैलानी हैं, जो यहाँ पर किसी जॉब के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से यहाँ आते हैं, उनके लिए सबसे कॉस्टियर सिटी कौन सी है? तो वो मुंबई और दिल्ली है। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे मुंबई और दिल्ली में कौन सी है? तो मुंबई है, ठीक है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि चीपेस्ट सिटी कौन सी है फॉरेनर के लिए, जो फॉरेनर बाहर से आते हैं उनके लिए, तो आंसर होगा कोलकाता चीपेस्ट सिटी है, मुंबई कॉस्टियर सिटी है और नई दिल्ली भी कॉस्टियर है लेकिन सेकंड पायदान पर आती है, ठीक है। और भी सिटीज़ है लेकिन हमें टॉप पोजीशन और लास्ट पोजीशन याद रखनी होती है, एग्जाम में यही डिटेल में पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीता गोपीनाथ क्लिक कर गया होगा। अगर आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो इनके नाम से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा इनका नाम चर्चाओं में रहता है। तो गीता गोपीनाथ जी पहली वुमेन बनी है जिनको IMF वॉल फॉर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की एक दीवार है उस पर इनकी फ़ोटो लगा दी गई। इनसे पहले क्या कोई भारतीय था? तो पहली वुमेन तो यही है, लेकिन अगर कोई भारतीय पूछा जाए तो भारतीय में रघुराम राजन जी ऐसे ऑनर को पाने वाले पहले पर्सन थे। 2003 और 2006 के बीच में जो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर उन्होंने काम किया उसके लिए इनकी तस्वीर को लगाया गया। अब भारत के लिए गीता गोपीनाथ जो कि पहली वुमेन और दूसरी पर्सन यहाँ पर बन चुकी हैं। याद रखिएगा गीता गोपीनाथ की तस्वीर क्यों लगाई गई, क्योंकि ये IMF की फॉर्मर इकोनॉमिस्ट रही हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके नाम से एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे और पहले ही पर्सन थे जो परमानेंट संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे, है ना। इनका नाम इनके उससे याद आता है, लेकिन आपको बता दूं भारत के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो यही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मेमोरियल अवार्ड अनाउंस किया गया है किनके द्वारा? तो हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, मैंने आपको बता ही दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। याद रखना है जो ये अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की याद पर दिया जा रहा है। ये किनको दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर एक अवार्ड अनाउंस हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पर्सन्स को अवार्ड प्राप्त होगा। वैसे बात की जाए मिनिस्ट्री इस समय पर डिफेंस वाली कौन संभाल रहे हैं? तो राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह जी संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की मैथमेटिशियन है जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फील्ड मेडल मैथ की फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले पर्सन को दिया जाता है और इसको मैथ का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी हुआ है, मैथ का नोबेल प्राइज़ इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर दिखा नहीं मेरे को, अभी ये दिखा हुआ। तो मैथ का नोबेल प्राइज़ इसको कहा जाता है जिनको जो यूक्रेन की मैथमेटिशियन है मेरिना वियाजोवस्का जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया मैथ की फील्ड में, और मैथ की फील्ड में इसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। आपको याद रखना है ये जो अवार्ड है, ये जो मेडल है, इसको ओस्लो नॉर्वे 1936 से देना स्टार्ट किया गया था, पहली बार दिया गया था। और पहला जो अवार्ड है, पहला जो मेडल है वो जॉन चार्ल्स फील्ड को दिया गया था जो कि कनाडा के मैथमेटिशियन थे। और अभी जो इस साल मिला है 2022 में वो यूक्रेन के मैथमेटिशियन मेरिना वियाजोवस्का को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करो। 1936 से इस मेडल को देना स्टार्ट किया गया, नोबेल प्राइज़ कहा जाता है मैथ का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मिशेल पूनावाला को कोवेट सिरोमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना है सिरोमनी अवार्ड एट NRI वर्ल्ड समिट 2022 में यूके में जो ऑर्गेनाइज हो रही थी वहाँ पर इनको जो सिरोमनी अवार्ड है वो दिया गया, मिशेल पूनावाला, ठीक। और भी इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में सिनी शेट्टी की बात यहाँ पर होगी। सिनी शेट्टी की बात करें तो ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और इनको फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, जिनको खिताब मानसा वाराणसी जी के द्वारा
पहनाया गया। मानसा वाराणसी 2020 में भारत की मिस इंडिया बनी थी। और सिनी शेट्टी, याद रखना है, पूछा जाए अगर आपसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो मुंबई में जन्म हुआ, लेकिन ये कर्नाटका में इनका निवास है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए पहला मिस इंडिया का खिताब कब हुआ तो आंसर होगा 1947 में मिस इंडिया का खिताब हुआ, जिसको जीता है प्रमिला एस्टर विक्टोरिया अब्राहम के द्वारा। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूछा नहीं गया लेकिन मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए लगा दिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा सिनी शेट्टी जी, जो कि 71 नंबर के मिस वर्ल्ड में अब पार्टिसिपेट करेंगी भारत की तरफ से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूके की पार्लियामेंट ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। अब आपको बता दूं, जो तनुजा नेसारी हैं जिनको यूके ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, यूके की पार्लियामेंट ने, वो क्यों किया? क्योंकि भारत में और साथ साथ अब्रॉड में इन्होंने आयुर्वेद का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया, मतलब उसमें योगदान बहुत तगड़ा रहा। इसीलिए तनुजा नेसारी को यूके पार्लियामेंट ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा, भारत की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है, जिसमें IT फील्ड में कहा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है। और HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 कौन सी कंपनी बनी है तो HCL कंपनी बनी है, जो कि HCL की बात की जाए तो इसके CEO C विजय कुमार हैं। फाउंड किया गया था 12 नवंबर 1991 को, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अशोक शूता को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया तो अशोक शूता इनका नाम है। याद रखिएगा, इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्वालिटी मूवमेंट भारत में प्रमोट करने के लिए अहम योगदान किया, जिसकी वजह से CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 इनको दिया गया। याद रखिए, अशोक शूता। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर अवार्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला है IG ड्रोन को। IG ड्रोन कौन है तो दिल्ली बेस्ड एक ये स्टार्टअप है। आपको बता दूं, ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप है, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी मतलब मोस्टली तो अभी सरकारी काम में इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। आपको बता दूं, इन्होंने असम के फ्लड हो गए, जो भी महाराष्ट्र में फ्लड आए वहाँ पर हो गए, उत्तराखंड में अगर कोई क्लाउड बस्ट हुआ वहाँ पर इन्होंने अपने ड्रोन का यूज़ करके जितनी भी क्षति हुई है उसको ऑब्जर्व करने का अहम रोल अदा किया है। कहाँ पर कितनी दूर तक क्षति हुई है इसको भी ऑब्जर्व करने का रोल इन्होंने किया। सरकार को बताने की कोशिश की है कि किन किन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प की। उसके लिए इनको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ग्लोबल एयर अवार्ड के द्वारा। नाम याद रखिएगा, IG ड्रोन है, जो कि दिल्ली बेस्ड एक ड्रोन एंटरप्राइजेज है, ड्रोन की एक कंपनी है। आगे बात करें, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।